Moving forward, come to the next question. Explain the roles of healthcare worker in preventing the transmission of infectious disease within healthcare facilities, considering both individual responsibility and institutional protocols. इसमें क्या आता है कि जब आप लैब के अंदर काम करते हो, ठीक है, जब आप ओटी के अंदर काम करते हो, जब आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हो, जब आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, तो हर जगह काम करने का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आपको एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, ठीक है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप लैब में एंटर करते हो तो सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे आप हॉस्पिटल में एंटर करते हो, जैसे आप अपने डिपार्टमेंट में एंटर करते हो, व्हाट यू कैन डू इज हैंड हाइजीन। आपको अपने हाथों को अच्छे से रेगुलरली वॉश करना है, जाते के साथ धोना है। मैंने आपको बताया था कि हाथ को कैसे वॉश करना है, तो मिनिमम 20 सेकेंड्स वॉश करना है अलग अलग पोजीशन में, ईच एंड एवरी फिंगर्स को स्वैप करते हुए साफ करना है, ठीक है। उसके बाद आता है यूज ऑफ पीपीई किट और सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। यूज ऑफ पीपीई किट मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि आपको आपकी पीपीई किट का जो है यूज में लाना है, आपको उस चीज का यूज टू होना है कि जब भी आप हॉस्पिटल में आओ, जब भी आप अपने डिपार्टमेंट में आओ, तो आप उस जो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से आप उनकी हेल्प से अपने आप को बचाओ। उसके बाद आता है आइसोलेशन एंड कोहार्टिंग। आइसोलेशन क्या होता है? किसी पेशेंट को, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कोविड हो गया, ठीक है। अब कोविड हुआ तो ऐसा नहीं था कि जिस मरीज को कोविड था और जिस मरीज को कोविड नहीं था उन दोनों को एक साथ रख रहे थे, नहीं। जिनको कोविड था उनके लिए एक अलग से कोविड वार्ड बना दिया, ठीक है। अब कोविड वार्ड से क्या हुआ कि पेशेंट को हमने आइसोलेट कर दिया, जो नॉर्मल इन्वायरमेंट था, ठीक है, वहां से हमने पेशेंट को उठा के अलग कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि पेशेंट के साथ कंटामिनेशन के जो प्रॉब्लम थी, हो सकता है दूसरे किसी जो नॉन कोविड पेशेंट को कोविड हो जाए, तो उससे वो पेशेंट बच गया। या फिर हमने कोहरिंग पेशेंट कर दिया, मतलब कि एक जैसी बीमारी वाले कोविड वाले सारे मरीज को एक साथ एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसको हम आइसोलेशन एंड कोहर्टिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल हाइजीन, ठीक है। इसमें क्या आता है? क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना है, और जो भी आपने सैंपल कलेक्ट किए हैं, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, उसको अच्छे से डिस्पोज करना है, ठीक है। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन क्या होता है? आपने देखा होगा अभी कोविड आया, सब लोगों को 3 डोज लगी, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज। इसमें क्या हुआ कि हमने लोगों को, हर एक इंडिविजुअल को उस कोविड बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनाइज किया। हमने क्या किया, जो भी पर्सन था जिन्होंने भी वैक्सीन ली, उसके अंदर हमने डेड कोविड वायरस को इंजेक्ट किया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बननी चाहिए थी वो बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। बॉडी के अंदर जो बी सेल, टी सेल है, उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई, और जब पेशेंट का रियल लाइफ में कोविड वायरस से इंटरेक्शन होता है, तो पेशेंट की बॉडी में बना हुआ जो पहले से रेडीमेड एंटीबायोटिक्स है वो उस वायरस को टैकल करता है और उस पेशेंट की हेल्प करता है। दूसरा आता है प्रमोटिंग वैक्सीनेशन। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी प्रमोट कर रहे थे कि भाई जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लिया वो सब वैक्सीन लो। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन इज अ वेरी गुड वे टू फाइंड, यू नो, फॉर इम्यूनिटी, लाइक फाइंड रेडीमेड इम्यूनिटी। आपने वैक्सीन लगवाई, आपने डेड वायरस को, डेड बैक्टीरिया को अपने अंदर लिया, आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई, और उसके बाद फिर जब भी आपका रियल लाइफ में उस बैक्टीरिया, उस वायरस से इंटरेक्शन होता है, तो आपकी बॉडी में पहले से जो रेडीमेड एंटीबायोटिक्स बनी हुई है वो उसको काउंटर करती है। उसके बाद आता है अर्ली डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग। अर्ली डिटेक्शन क्या होता है कि कोई भी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन है, जैसे कि नजला, खांसी, बुखार है, मौसम चेंज हो रहा है, हमने देखा नजला, खांसी, बुखार है, हमने एक पैरासीटामोल खा ली, हमने एक सेट्राजिन खा ली, ठीक है, हमने एक एंटीबायोटिक्स एमॉक्स खा ली, हमने जिथ्रोमाइसिन खा ली, तो उससे क्या होता है कि बीमारी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गई और हमने उसके अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट लेनी थी हमने वो लेनी स्टार्ट कर दी। उससे क्या हुआ कि पेशेंट की हेल्थ को ज्यादा डिटोरिएट नहीं होना पड़ा और पेशेंट ठीक हो गया। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई आपको कोविड हो गया है, ठीक है, या आपको कोई बीमारी हो गई है, तब आपको किन किन सेफ्टी चीजों का
किन किन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपका कोई कलीग बीमार हो गया है तो आपको अपने कलीग को भी समझाना है, ठीक है। अब आता है इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। अब ऑफ कोर्स आप काम कर रहे हो हॉस्पिटल में, आप काम कर रहे हो लैब में, आप काम कर रहे हो ओटी में, आप काम कर रहे हो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा तो हर जगह होता है, क्योंकि आप हॉस्पिटल ही पूरा उसी बेसिस पे वहां पेशेंट ही आ रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज होती है हर हॉस्पिटल में। इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी होती है हर हॉस्पिटल में। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो ये मेक श्योर करता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी पॉलिसीज हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसको वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं, उसको रेगुलेशन में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि हर वो पर्सन जो हॉस्पिटल में, जो लैब में, जो ओटी में या फिर जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने आता है, हर उस जो पर्सन है उसको हम मैंडेटरी ट्रेनिंग देते हैं। हम उसको हॉस्पिटल वाले उसको 1 हफ्ते की, 5 दिन की, 10 दिन की एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि उनको किन किन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ टाइम टू टाइम वो सेमिनार वेबिनार ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि जो पर्सन काम कर रहा है उसको टाइम टू टाइम उसकी अवेयरनेस बनती रहे। उसके बाद आता है सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। जो क्वालिटी कंट्रोल मैंने आपको बताया, जो क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है उसका बेसिकली पूरे हॉस्पिटल में रोल ही यही होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी पेशेंट आ रहा है, ठीक है, उन पेशेंट की जो सेफ्टी का जो प्रोटोकॉल्स है, चाहे वो लैब का हो, चाहे वो ओटी का हो, चाहे वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का हो, वो उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या होती है कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी पीपी इक्विपमेंट्स आया, जो सेफ्टी गियर्स आए, जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, वो सारे अप टू द मार्क हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो रिसोर्स मिले हैं उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, लैब का, ओटी का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है, उसकी वजह से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे इन्फेक्शन हो गया है, किसी ने क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे किसी और तरीके की कोई भी चीजें हो गई है और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको रिसेंट एग्जांपल दिया, कोविड आया, अब एकदम से लोगों के पास वैक्सीन नहीं थी, दवाई नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी में एक अलग से सेपरेट रूम बना दिया, जिसके अंदर क्या करते थे, वो पेशेंट को आइसोलेट करते थे। जो एक तरीके का पेशेंट था उसको रखते थे, ठीक है, ताकि जो नॉर्मल पेशेंट है उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ आउटब्रेक रिस्पांस प्लान। अब जैसे कोविड आउटब्रेक हुआ तो उस केस में हमने क्या किया, हमने हॉस्पिटल में अलग से वार्ड बना दिया, एक अलग से पूरा रूम सेपरेट कर दिया, ताकि कोविड वाले जो भी पेशेंट है वो एक साथ रह सकें। और या फिर कोऑर्डिनेशन विद पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज क्या है, जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उनसे हमने कोऑर्डिनेट किया कि भाई हमारे, और जैसे कि कोविड के टाइम पे कि हमारे पास पर डे का डेटा आता था कि अभी इंडिया में एक्टिव केसेस 1 लाख हैं, नॉन एक्टिव केसेस इतने हैं, डिस्चार्ज इतने हो गए, डेथ इतने की हो गई, टोटल इतने बचे हुए हैं जो हॉस्पिटल में। वो सारे कैसे आए, जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज थी, जो इंडिया में अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे थे इस आउटब्रेक के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज में क्या आता है, जो बंदा हॉस्पिटल में काम कर रहा है, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हो, उसकी हेल्थ भी सही है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि कोविड आया था तो उस टाइम पे जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे वो सबने वैक्सीन ली थी, मैंने भी वैक्सीन ली थी, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो हम काम कर रहे हैं, हम पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें भी तो इम्यूनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हम भी तो उसी बैक्टीरिया, उसी वायरस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो हमें भी तो होने के चांसेस हैं। तो उस केस में क्या हुआ कि हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएडिक्वेट इन्फेक्शन कंट्रोल। अब देखो, अब इन्फेक्शन कंट्रोल आपने नहीं किया, आपने सेफ्टी गियर्स पे ध्यान नहीं दिया, आप बस हॉस्पिटल आए और आते के साथ आपने हाथ नहीं धुले, आपने कपड़े चेंज नहीं किए, आपने कोई गियर्स नहीं पहनी और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। उस केस में क्या हुआ,
क्या होगा? जिस बीमारी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, जिस पर्सन का सैंपल लेके आपने काम किया है, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अब आउटब्रेक एंड एपिडेमिक, अभी जैसे कोविड का एपिडेमिक आया, कोविड आउटब्रेक हुआ, अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया था, इन्फेक्शन फैल गया बहुत ज्यादा। इससे क्या हुआ कि बहुत जल्दी फैला, कोविड आउटब्रेक सडन आउटब्रेक हुआ, और लोग जब तक समझ पाते तब तक बहुत सारे लोगों को हो गया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल एंड फाइनेंशियल रिपरकशन। लीगल एंड फाइनेंशियल रिपरकशन क्या हुआ कि आपने चीजों का ध्यान नहीं दिया, आपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, तो जो भी आपके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन हो सकता है वो किया जाएगा। आपका हॉस्पिटल सील कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, आपका लैब क्लोज कर दिया जाएगा। क्यों? आपको बेसिकली है क्या, जब भी आप हॉस्पिटल में, जब भी आप लैब में, जब भी आप ओटी में काम करते हो, तो आपका जो सबसे पहला और सबसे मेजर रोल होता है वो होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना विथ क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट पे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज किया और आपने सेम इंस्ट्रूमेंट को बिना ट्रायल किए हुए दूसरे पेशेंट पे यूज करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। उसके साथ साथ लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब जब लोगों को पता चल गया कि आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हो, तो ऑफ कोर्स लोग नहीं आएंगे, लोगों का भरोसा नहीं रहेगा आप पे, और जब लोगों का भरोसा नहीं रहेगा आप पे तो उस केस में क्या होगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ेंगे, आपको पेशेंट का ट्रस्ट खोना पड़ेगा, और जब आप पेशेंट का ट्रस्ट खोते हो तो उस केस में आपकी जो लैब है, आपका जो हॉस्पिटल है, वो बंद होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं, जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर, जब भी आप लैब के अंदर, जब भी आप ओटी के अंदर जाओ, तो आप मेक श्योर करो कि जो चीजें हैं, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, जो आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है, जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए, आप उन सारी चीजों का ध्यान रखो। हाथ को अच्छे से साफ करो, ड्रेस चेंज करो, पीपीई किट पहनो, मास्क लगाओ, सर्जिकल ग्लव्स पहनो, फेस शील्ड लगाओ, ठीक है। क्वालिटी को कंट्रोल करो, जो भी स्टराइल चीजें हैं उसको यूज मत करो। जो अलग अलग कंटेनर बॉक्स दिया गया है सैंपल को डिस्कार्ड करने के लिए, आप उन सारी चीजों को सही तरीके से यूज करो। आई नो कि एक बार में पॉसिबल नहीं है, बट जब आप इन चीजों को रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हो, जब आप डेली 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 यूज करते हो, तो आपको फिर एक टाइम के बाद आपको आदत बन जाती है। फिर वो अल्टीमेटली आपके खुद की हेल्थ के लिए, आपके फैमिलीज की हेल्थ के लिए, आपके खुद के फाइनेंशियल चीजों के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखो। ओके, यहां पे आपका ये सब्जेक्ट कोड 102 कंप्लीट होता है। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक शर्मा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।